हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी है ना, पीटीईटी, बीएसटीसी, पीटीईटी, राजस्थान पुलिस, सीईटी सभी एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों आपके जो है मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। पहली क्लास आपके राजस्थान के परिचय की कल हुई थी और आज हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में बात करने वाले हैं। खासकर ये सेशन आपके बीएसटीसी, पीटीईटी और सीईटी के लिए होने वाला है और सभी एग्ज़ाम में जो है दोस्तों राजस्थान जी के आता है, तो सबको लेना है। और आज का ये सेशन राजस्थान के भौतिक स्वरूप हम पढ़ने वाले हैं मित्रों। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, है ना। आज हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप। तो देखो, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक अगर हम देखें तो थार का मरुस्थल है ना, थार का मरुस्थल। दूसरा की अगर हम बात करें, दूसरा तो एक है आपके अरावली पर्वतमाला, है ना, अरावली पर्वतमाला। और तीसरा अगर हम देखें तो बताइए, तीसरा अगर हम देखें तो पूर्वी मैदान, है ना। तीसरा हम देखें तो पूर्वी मैदान, है ना, पूर्वी मैदान। अगर हम चौथा देखें तो फिर चौथा देखें तो क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी, है ना, दक्षिण पूर्वी पठार। लिखते जाना है आपको मेरे साथ, दक्षिणी पूर्वी पठार। इन 4 भागों में जो है अपने राजस्थान को बांटा हुआ है। बिल्कुल डिटेल और थ्योरी से हम पढ़ने वाले हैं मित्रों, इसलिए आपको जुड़ जाना है और आराम से जो भी पढ़ रहे हैं वो लिखते जाना है साथ साथ। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को 4 भागों में बांटा गया है: थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। तो अब हम क्या करेंगे, इनको जो है मित्रों एक एक कर बिल्कुल सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। देखो, राजस्थान में जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा पश्चिमी मरुस्थल है। कितना है? पश्चिमी मरुस्थल जो है वह सर्वाधिक है। अब कितना है ये भी हम एक बार लिख लेते हैं, है ना। दूसरा पेन ले लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। देखो, पश्चिमी मरुस्थल की अगर हम बात करें तो ये कितना प्रतिशत है आपके? 61.11%। कितना? 61.11% आपके थार का मरुस्थल ही है मित्रों, है ना। कितना बड़ा क्षेत्र है एक प्रकार से मरुस्थल का। और अगर हम बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश है, वह आपके 9% है। कितना है? 9% है। उसके बाद पूर्वी मैदान की बात करें तो 23% है। कितना है? 23% आपके पूर्वी मैदान है। और बात करें दक्षिण पूर्वी पठार तो ये भी आपके 6.89% जो है आपके दक्षिणी पूर्वी पठार है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चले आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो है अरावली पर्वतमाला, ये आपके जो है गोंडवाना लैंड के अवशेष है। अरावली पर्वतमाला आपके जो है गोंडवाना लैंड के अवशेष है। वहीं अगर हम बात करें थार के मरुस्थल की तो ये आपके 33 सागर का अवशेष है ना। 33 सागर के अवशेष है थार का मरुस्थल, है ना। चलिए, इतना आपने पढ़ लिया होगा और देख भी लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जो है पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थार का मरुस्थल, उसके बाद हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला, उसके बाद पढ़ेंगे हम पूर्वी मैदान और उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठार। उसके बाद आपके टॉपिक जो है एंड हो जाएगा मित्रों। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम थार का मरुस्थल, है ना। चलिए क्या पढ़ते हैं हम अब? थार का मरुस्थल। तो चलिए पेन और कॉपी सब मित्र साथ ले ले ताकि जो है हम सेशन की शुरुआत कर सकें। तो चलिए बढ़िया से एक बार पेन कॉपी ले ले और लिखते जाइएगा, है ना। थार का मरुस्थल देखो दोस्तों, भारत के एक पश्चिमी भाग में स्थित है और राजस्थान में अरावली तक आपके फैला है ना। थार मरुस्थल में जो है कम से कम 219 जिले जो है वह फैले हैं, है ना। 19 जिले जो है कम से कम आपके थार मरुस्थल में अब आ गए हैं अपडेट होने के बाद। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल भी कहा जाता है। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मित्रों? क्योंकि यहाँ पे आपके सब कुछ मिल जाता है, जैसे कि पशु भी है, पशु घनत्व यहाँ पे ज़्यादा है, खनिज विविधता पाई जाती है, वनस्पति सब प्रकार की जो है विविधता यहाँ पे पाई जाती है, इसलिए इसे धनी मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धनी मरुस्थल भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों इसकी, तो देखो इसमें जो है आपके मरुभूमि में सबसे पहले इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे कि मरुभूमि, तो उसमें आपको जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और फलोदी ये जिले जो है पूर्ण रूप से मरुस्थल में आ गए। पूर्ण रूप से मरुस्थल में कौन कौन से आ गए आपकी? एक तो जैसलमेर, है ना, ये पूर्ण रूप से आपके मरुस्थल में है, जैसलमेर। इसके अलावा आपकी बीकानेर,
है ना, बीकानेर, बाड़मेर, है ना, बाड़मेर, फलोदी, है ना, फलोदी, ये सब जिले जो है दोस्तों, और फलोदी आपके राजस्थान का सबसे शुष्क जिला, राजस्थान का सबसे शुष्क जिला माना जाता है फलोदी, है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। और अगर हम बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, ये भी आपके एक प्रकार से मरुस्थल क्षेत्र में, लेकिन ये घग्गर का जो है बेसिन कहा जाता है एक प्रकार से, घग्गर नदी बहती है तो घग्गर का मैदानी प्रदेश कहा जाता है इनको, है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। अब बढ़ते हैं, देखो शेखावटी प्रदेश के भी कुछ जो है मरुस्थली में आते हैं, शेखावटी के जिले, है ना, शेखावटी के जिले भी मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। कौन कौन से, अगर हम बात करें तो सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना भी आपके एक प्रकार से जुड़ गया। तो इसमें आपके सीकर, है ना, सीकर, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, इसके अलावा अगर हम बात करें चूरू, चूरू, उसके अलावा आपके नीम का थाना, है ना, नीम का थाना, है ना, ये सब जिले आपके जो है शेखावटी में आ गए। उसके बाद अगर हम बात करें नागौर की जो उच्च भूमि है वह भी इसमें शामिल है। तो इसमें अगर हम देख सकते हैं तो डीडवाना, कुचामन और नागौर का थोड़ा कुछ भाग है ना। और लूनी बेसिन में आपके पाली, सांचौर, जालौर, बालोतर, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर और दक्षिण पूर्वी जोधपुर ग्रामीण भी शामिल है। तो ये पूरा एक लूनी बेसिन जो है ये आपके शामिल है। नागौर की जो थोड़ी उच्च भूमि है वो भी आपके शामिल है। और शेखावटी प्रदेश आपका जो है सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना, इनमें भी कुछ मरुस्थल के इलाके हैं जो कि शामिल है। और घग्गर का जो मैदानी प्रदेश है जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, इन घग्गर नदी यहीं पे बहती है ना, हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है टिब्बी तहसील से। उसके बाद हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ होते हुए आपके जो है फोर्ट अब्बास तक इसका पानी जाता है घग्गर नदी का। तो घग्गर का जो बेसिन है वो भी आ गया। और मरुभूमि में पूर्ण रूप से मरुस्थल जिले आपके जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और फलोदी जिले आ गए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इतना आपने पढ़ लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। और भी मरुस्थल के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है और एग्जाम में आती है। देखो दोस्तों, रेगिस्तान जो है एक बहुत ही मरुस्थलीय इलाका है जहाँ पर दूर दूर तक रेत ही फैली हुई है। तो रेत क्या उड़ती रहती है, तो रेत का उड़ना या आगे बढ़ना, है ना, रेगिस्तान का आगे बढ़ना। लिखिए, रेगिस्तान का आगे बढ़ना, रेगिस्तान का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान का आगे बढ़ना मित्रों बताइए, ये एग्जाम में पूछा गया है। रेगिस्तान का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का मार्च, है ना। रेगिस्तान का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च कहलाता है मित्रों। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट की बात करते हैं। तो देखो, और ये जो मार्च है रेगिस्तान का मार्च, इसके लिए जो रेगिस्तान सबसे सर्वाधिक जो बढ़ता है वो है नाचना गांव। इसका जैसलमेर का नाचना गांव प्रसिद्ध है ना, इसके लिए नाचना गांव, नाचना गांव ये आपके जो है जैसलमेर का ही है ना, ध्यान रखना है। ये आपके जैसलमेर ही स्थित है। चलिए, ये आपके पूरा एक पॉइंट हो गया है ना। रेगिस्तान का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। और रेगिस्तान के मार्च के लिए जो प्रसिद्ध है वो जैसलमेर का नाचना गांव प्रसिद्ध है। और अगर हम बात करें तो बताइए, मरुस्थलीय इलाकों में वनस्पति जो पाई जाती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों मरुद्भिद। इसमें जो वनस्पति पाई जाती है ना, है ना, वनस्पति, रेगिस्तान में जो वनस्पति पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? मरुद्भिद। क्या कहा जाता है? ये भी लिखिए, मरुद्भिद, मरुद्भिद, है ना, मरुद्भिद। और इसको जो है जीरोफाइट्स भी कहा जाता है एक प्रकार से। क्या कहा जाता है? जीरोफाइट्स भी कहा जाता है मित्रों, है ना। पॉइंट नंबर आप अगला लिखिए, पॉइंट नंबर अगला लिखिए कि रेत के टीले जो होते हैं मित्रों, है ना, स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? जो रेत के टीले होते हैं रेगिस्तान में, उनको किस नाम से जाना जाता है? धोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेत के टीले को, रेत के टीले को क्या कहा जाता है? धोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? धोरे। और रेगिस्तान के बारे में हम क्या लिखेंगे मित्रों? शेखावटी जो क्षेत्र है उस वो भी आपके कुछ, मैंने कहा मरुस्थल इलाके में आगे, वहाँ पे जो वर्षा जल संग्रहण हेतु बनाए गए कच्चे कुएं होते हैं। पहले कच्चे कुएं बनाए जाते थे वर्षा का जो पानी आता था उसके लिए, क्योंकि रेगिस्तान होगा वहाँ पानी की कमी होगी, तो वह क्या करते हैं? पानी इकट्ठा करते, उसके लिए जो है बनाते, उसको जो कुएं खोदते थे उनको क्या कहते थे? वर्षा जल संग्रहण के लिए। तो उन्हें कहा जाता था दोस्तों जोहड़। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी, अगर मैं सही नहीं लिख पा रहा हूँ तो आपको समझना है और लिखना है। शेखावटी में
एक मिनट रुकना। हाँ मित्रों, तो आपको लिखना है कि शेखावटी में जो कुएं खोदे जाते थे वर्षा जल संग्रहण के लिए, उन्हें कहा जाता था क्या? जोहड़। क्या कहा जाता था? जोहड़ कहा जाता था, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नागौर की जो उच्च भूमि वह भी आपके मरुस्थली इलाके में आ रही है, तो उसको क्या कहा जाता है? नागौर की जो उच्च भूमि जो कि आपकी एक तरह से थोड़ी सी अरावली में और थोड़ी सी मरुस्थल इलाके में आ रही है, जैसे डीडवाना कुचामन के जो कुछ ऊपरी हिस्से हैं, तो वह उनमें जो है दोस्तों मरुस्थली इलाका आ रहा है, उनमें आपकी कुबड़ पट्टी फैली है। कुबड़ पट्टी, है ना। कुबड़ पट्टी कहाँ पर फैली है पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, तो आपको लिखना है कि नागौर जिला। इसमें आपकी नागौर जिला आएगा और कुछ हिस्सा आपके डीडवाना और कुचामन का आएगा, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, और लिख लिया होगा। अगला पॉइंट लिखते हैं अब। चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं। और मरुस्थली इलाके में देखो, मरुस्थली इलाके में अधिकतर जो झीलें पाई गई हैं, अधिकतर जो झीलें हैं वह आपके खारे पानी की झीलें पाई गई है। कौन सी? खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई गई है, खारे पानी की झीलें। अब हम बात कर लेते हैं खारी पानी की झीलें कौन कौन सी है। तो इसकी एक ट्रिक आपने पढ़ रखी होगी, है ना। इसकी ट्रिक लिखते हैं, उसके बाद झीलें लिख लेते हैं, है ना। देखो साड़ी, है ना, साड़ी का पल्लू, है ना, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, है ना, कुत्ता फाड़े। तो इससे जो है आपके सारी जो खारे पानी की झीलें वह क्लियर हो जाएगी। देखो सा से हो जाएगी आपके सांबर झील, है ना, सा से हो जाएगी सांबर झील। उसके बाद सांबर झील से हो जाएगी आपके डी से हो जाएगी डीडवाना झील। कौन सी? डी से हो जाएगी डीडवाना झील। उसके बाद का से हो जाएगी आपके, का से कौन सी हो जाएगी? काबोद झील, है ना, काबोद झील। उसके बाद प से हो जाएगी आपके पंचपदरा झील, है ना, पंचपदरा झील। उसके बाद अगर हम बात करें लू से हो जाएगी लूणकरणसर झील, है ना, लूणकरणसर झील। उसके बाद अगर हम बात करें ता से हो जाएगी ताल छापर, ताल छापर। उसके बाद फा से हो जाएगी आपकी फलोदी, है ना, फलोदी झील। उसके बाद फाड़े, डे से हो जाएगी आपकी डेगाना झील। कौन सी? डेगाना झील। तो डेगाना आपके जो है ये आपके कहाँ पे है? डीडवाना कुचामन में। फलोदी आपके फलोदी जिले में है। ताल छापर आपके चूरू में स्थित है। लूणकरणसर आपके बीकानेर में स्थित है। सांबर आपके जयपुर में स्थित है। डीडवाना आपके डीडवाना जिले में स्थित है। कावद आपके बीकानेर में। पंचपदरा आपके जो है बालोतरा जिले में वर्तमान में स्थित है। तो मैंने आपको जो बताया वो आपको लिख लेना है, क्योंकि हम इतना प्रॉपर सही तरीके से लिख नहीं पा रहे हैं। तो सांबर जिला आपके जयपुर में है। डीडवाना आपके डीडवाना जिले में है। कावद आपके जैसे बीकानेर जिले में स्थित है। और पंचपदरा आपके बालोतरा जिले में है वर्तमान में। और लूणकरणसर जो है वो आपके खारे पानी के जिले जो कि बीकानेर में स्थित है। और ताल छापर आपके चूरू में स्थित है। और फलोदी झील जो है आपके फलोदी जिले में स्थित है। और डेगाना आपके वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। ये आपके सभी जो है खारे पानी के जिले क्लियर हो गई। तो चलिए खारे पानी की झीलें तो हो गई। अब हम बात करते दोस्तों, कुछ खारे पानी की झीलें ऐसी भी होती है जो कुछ पल के लिए बनती है। तो वह रेगिस्तान जो होता है दोस्तों, है ना, रेगिस्तान के जो है हलचल होने की वजह से वह जो झीलें निर्माण हो जाती है उन्हें कहा जाता है प्याला। क्या कहा जाता है? प्याला। और इन्हें कहा जाता है खारे पानी की अस्थायी झीलें। क्या कहा जाती हैं? अस्थायी झीलें कही जाती है। अस्थायी झीलें कही जाती है, जो कि खारे पानी की झीलें होती हैं। और ये कुछ पल के लिए बनती है, उसके बाद फिर नष्ट हो जाती हैं, है ना। तो इन्हें कहा जाता है प्याला झीलें, है ना। रेगिस्तान में खारे पानी की अस्थायी बड़ी झीलें क्या कहलाती है? ऐसी आ जाए आपके, तो क्या लिखना है आपको? ये जो है प्याला कहा जाता है उनको। और बताइए फिर आगे रेगिस्तान में जो दोस्तों छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, है ना, खारे पानी के, इन्हीं की वजह से फिर ये प्याला झीलें होती है। और इन्हीं के आसपास जो छोटे छोटे गड्ढे भी हो जाते हैं, है ना, और उनमें पानी भरा जाता है, बरसात की वजह से खारा पानी, है ना। तो वह क्या कहलाता है? उन्हें कहा जाता था रन। उन्हें कहा जाता था रन या टोट। क्या कहते हैं? रन या टोट कहते हैं रेगिस्तान क्षेत्र में, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए और बताइए, और क्या जानकारी बताएं हम आपको थार मरुस्थल के बारे में।
तो देखो मित्रों, और अगर हम बात करें इसकी, सारे पॉइंट जो है हम क्लियर करेंगे एक एक करके, है ना। देखो, एक होता है आपके खंडीन। क्या होता है? खंडीन। खंडीन के बारे में भी आपके मरुस्थल इलाके में खंडीन क्या है बताइए, अगर आपने कभी सुना हो तो। देखो, ये क्या होता है, जल सूखने के बाद उपजाऊ मिट्टी में जो कृषि की जाती है ना, वह कही जाती है खंडीन। क्या कही जाती है? खंडीन। इससे करते हैं फिर आपके, है ना, तो वह आपके प्रक्रिया कही जाती है खंडीन, है ना। और अगर हम बात करें तो देखो, रेगिस्तान में पाए जाने वाला अत्यंत जहरीला सांप, ये भी अगर हम बात करें तो देखो, मरुस्थलीय इलाके में एक मतलब एक सांप पाया जाता है जो कि मतलब रेत में धंस जाता है, उसके बाद वो दिखाई भी नहीं देता और अचानक से हमला कर देता है, तो वह बहुत जहरीला होता है और उसे कहा जाता है पीवड़ा सांप, है ना। क्या कहा जाता है? पीवड़ा सांप। ये भी आपको लिखना है पॉइंट नंबर 2। पीवड़ा सांप जो है रेगिस्तान में पाया जाता है, जो कि आपके सबसे जहरीला होता है ना। हाँ, तो मित्रों, उसे कहा जाता है पीवड़ा सांप, जो कि बहुत ही जहरीला होता है। और अगर हम बात करें तो एक ही आपके थार का घड़ा, एक क्वेश्चन वो पूछा जाता है आपके थार के मरुस्थल की कि थार का घड़ा किसे कहते हैं, बताइए। थार का घड़ा ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों चंदन नलकूप, है ना। चंदन नलकूप को जो है थार का घड़ा कहते हैं, चंदन नलकूप, है ना। ये भी आपके कहाँ पे स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है, जिसे आपके जो है थार का घड़ा कहा जाता है ना। इस मरुस्थलीय इलाके में आपके जो है दोस्तों बालू का स्तूप पाए जाते थे। तो वो किस प्रकार के पाए जाते हैं बताइए? वह आपके जो है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ एवं बरखान प्रकार के जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, है ना। और इसे जो है वो आपके पैराबोलिक बालू का स्तूप भी कहे जाते हैं, जो कि महिलाओं की हेयर पिन की तरह दिखते हैं। तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है दोस्तों, वह आपके केवल पोखरण, जैसलमेर और फलोदी के आसपास का क्षेत्र है। अगर ये भी आप निकले, ये पूछा जाएगा, बालू का मुक्त प्रदेश, बालू का मुक्त प्रदेश। तो ये आपके जो है दोस्तों पोखरण, जैसलमेर, पोखरण जो कि जैसलमेर में, और ये आपके फलोदी, है ना, फलोदी के आसपास का क्षेत्र आपके बालू का मुक्त प्रदेश है। और अगर हम बात करें तो देखो, राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली जो समवर्षा रेखा है वह पूछी जाती है। तो वह कितनी है? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, है ना। और अगर हम बात करें रेगिस्तान को 2 भागों में, शुष्क और अर्ध शुष्क में विभाजित करने वाली रेखा है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, है ना, 25 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें थार के मरुस्थल में दोस्तों जो है आपके ये खेजड़ी, है ना, खेजड़ी, उसके बाद ये सम घास, इस प्रकार की घासें जो है पाई जाती है। और बताइए कौन कौन सी घास आपके पाई जाती है, बताइए। सम घास, खेजड़ी, ऐसे वृक्ष जो है दोस्तों आपके जो है मरुस्थलीय इलाके में पाए जाते हैं, है ना। और यहाँ पे आपके जो है मरुस्थलीय इलाके होने के कारण केवल आपके जो है कितनी 40% जनसंख्या जो है वह आपके केवल निवास करती है थार के मरुस्थल में, है ना। तो इतनी जानकारी हमने जो है बिल्कुल बेसिक जानकारी जो है हमने आपको बता दी है। और कल हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम इसकी संपूर्ण डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।